नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी के शिक्षण शास्त्र में आज की जो हमारी इकाई है वो है तृतीय, और तृतीय इकाई है हिंदी भाषा शिक्षक। हिंदी भाषा शिक्षक इकाई जो है उसका जो प्रकरण आज का जो है हिंदी भाषा शिक्षक की विशेषताएं। साथियों, इसके पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने अध्ययन किया हिंदी भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, किन किन गुणों का होना एक आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो हमने उन गुणों पर चर्चा की है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हिंदी भाषा शिक्षक में ऐसे कौन कौन सी विशेष बातों का होना आवश्यक है जो हिंदी भाषा शिक्षक को एक सफल शिक्षक के रूप में, एक आदर्श के रूप में लाकर छात्रों के समक्ष खड़ा कर सके। तो सबसे पहले हम इस बात पर हम अपने प्रकरण की ओर बढ़ने से पहले कुछ बातों को जानना हमें आवश्यक है, कुछ बात पर चर्चा करेंगे। वो चर्चा कैसे है, हिंदी भाषा शिक्षक में विशेषताएं, निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम इस बात का समझने का प्रयास करेंगे कि साथियों, जैसे मान लीजिए शिक्षक हैं, हम हिंदी भाषा शिक्षक के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, बल्कि बात कर रहे हैं साथ ही में उन सभी भाषा शिक्षकों के रूप में या सभी विषय के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी। क्योंकि शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थी के भविष्य का निर्माता होता है और शिक्षक को समाज में एक विशेष सम्मान प्राप्त है, उससे विशेष प्रकार की उम्मीदें रहती है समाज को। तो कहने का मतलब है शिक्षक का पाठ या पढ़ाने का शिक्षण प्रक्रिया सबसे पहले संपूर्ण होने के लिए, सफल होने के लिए कुछ मानवीय तत्व हैं। जैसे शिक्षक की जो कक्षा में पढ़ा रहा है तो शिक्षक को कक्षा में पढ़ाने के दौरान उसकी वाणी का जो उतार चढ़ाव है, उसका पढ़ाने के साथ में उसका जो छात्रों के प्रति व्यवहार है, साथ में उसके जो ज्ञान का जो स्रोत है वो कितना विकसित है, साथ ही साथ उसकी जो वेशभूषा है वो कैसी है, तमाम सारी बातों को लेकर, या शिक्षक का जो छात्रों के प्रति जो एक मृदु व्यवहार है वो भी वहाँ पे मानवीय तत्वों के रूप में एक महत्वपूर्ण है। तो साथियों, बिल्कुल हमें शिक्षक के कुछ बाहरी गुणों का होना भी इस तरह से दिखने में किस प्रकार से शिक्षक एक सभ्य शिक्षक नजर आएगा। तो उन सभ्य शिक्षक बनने के लिए उसमें किस प्रकार की इसी विशेषताओं को शामिल किया जाए जिससे शिक्षक की जो उसकी जो व्यक्तित्व है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आए और उसके व्यवसाय के रूप में जो हमने शिक्षा का व्यवसाय अपनाया है उस व्यवसाय के प्रति उसे किस प्रकार से छात्रों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षक का व्यक्तित्व। साथियों, शिक्षक का व्यक्तित्व को लेकर मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। अब साथियों, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि उसका शिक्षक का ज्ञान कितना है, उसका जो ज्ञान कितना है या फिर उसको कितने विषयों का ज्ञाता है, उन सभी बातों को एक बाद में रखा जाता है। लेकिन जब शिक्षक कक्षीय प्रक्रिया में प्रवेश करता है, कक्ष में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले विद्यार्थियों को अपनी शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व जो इसके समस्त जो विद्यार्थी हैं उनके मानस पटल पर वो किस प्रकार की छाप छोड़ता है, किस प्रकार का अपने व्यक्तित्व का प्रभाव उनके मस्तिष्क पटल पर स्थापित करने में सफल हो पाता है। तो इसके लिए सबसे पहले शिक्षक का मैं बात करूंगा कि यदि जिसे शिक्षक बनके कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसकी जो सकल सूरत है, उसका जो चेहरा है, सकल सूरत है, वो तो ईश्वर की देन है। यदि वो तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, अपना बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन उसमें अपने व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन कर सकता है। जैसे वो
स्वच्छ कपड़े पहन के जाए, व्यवस्थित वेशभूषा को शामिल करें और एक व्यवस्थित वेशभूषा में ये मान लीजिए कि साफ और स्वच्छ कपड़े, ज़्यादा भड़कीले नहीं हो, एक मतलब जो अपनी आंखों को देखने में मतलब अच्छे लगने वाले होने चाहिए। साथ में ऐसे भड़कीले या मतलब ऐसे कपड़े भी ना पहने कि वो सभी शिक्षकों से अलग ही नजर आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साथ में उसका जो बात करने का जो तरीका है, उसका जो मतलब हाथों का जो शिक्षण प्रक्रिया करवा रहा है, तो उसके जो आंगिक संचालन है वो भी एक सीमित होना चाहिए, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। साथ में उसकी वाणी का जो प्रवाह है, प्रवाह उच्च होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा तीव्र भी नहीं होना चाहिए। तीव्र होगा तो भी छात्र हैं वो मतलब अपनी परेशानी महसूस करेंगे, साथ में बहुत कम होगा तो भी छात्र परेशानी महसूस करेंगे। तो एक सीमित मात्रा में होना चाहिए। साथ में उसकी वेशभूषा, उसके रहन सहन का जो तरीका है वो भी एक सहज रूप में होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए लेकिन सहज होना चाहिए। उसके साथ में किसी शिक्षक का कोई तकिया कलाम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक बात करता करता या तो ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल ना करे, या फिर अपने बालकों को ऐसी वाणी का, कर्कश वाणी का प्रयोग ना करे कि उनके मन को ठेस पहुंचे, या फिर बहुत अधिक क्रोध के स्वरूप में भी वो नहीं होना चाहिए। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए शिक्षक बहुत ही सरल और सहज रूप में जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षक सहज और सरल रूप में, एक विषय ज्ञाता के रूप में, एक आदर्श गुरु के रूप में जब विद्यार्थी उन्हें देखेंगे, तो हमेशा विद्यार्थी अपने शिक्षक को सबसे पहले उसका अनुकरण करेगा, क्योंकि शिक्षक उसका पहला गुरु है और उसी को वो उसका अनुसरण करेगा। उठना बैठना, चलना फिरना में शिक्षक को हमेशा वो एक उसको उनका शिक्षक का मतलब अनुकरण करते हुए रहेगा, चाहे वो छोटा बालक हो चाहे बड़े स्तर के बालक हो। तो उन्हें जो मन को जो अच्छे लगने वाले शिक्षक है उनको हमेशा मतलब का अनुसरण बालक करेंगे। इसलिए शिक्षक का जो व्यक्तित्व है वो समाज में एक सम्मान का प्रतीक है, एक सम्मानीय जो मतलब प्रतीक है। तो शिक्षक को अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन, निखार लाना चाहिए, क्योंकि समाज में कैसी वेशभूषा उसे शोभा देगी, कैसी वेशभूषा उसे अच्छी लगेगी, स्वच्छ होनी चाहिए, या मतलब हमारे संस्कृति या जो हमारी सभ्यता है उससे दरकिनार करती हुई या फुअड़ वेशभूषा या इस तरह की उसे नहीं पहनना चाहिए। एक सरल रूप में, सहज रूप में बालकों को आकर्षित करे ऐसी पहननी चाहिए। साथ में उसके जब कक्षा में पढ़ा रहा है तो जब कक्षा शिक्षण में पढ़ाने के दौरान, कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों से उसे जो समझाने का तरीका है उसका जो वो भी मतलब एक सरल और सहज रूप में होना चाहिए। यानी कि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते हर वो कुंजी का सहारा लेवे या पासबुक का सहारा लेवे, इससे विद्यार्थियों को पता चल जाता है कि गुरुजी को ज्ञान कितना है। इसलिए शिक्षक को हमेशा इस बात से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए कि मेरी ऐसी कोई भी हरकत या ऐसी कोई भी बात है जो विद्यार्थियों की जो विचारधारा में एक नकारात्मकता को सामने ना लाए। तो शिक्षक को हमेशा अपना आदर्श रूप बालकों के सामने पेश करना चाहिए, और शिक्षक का व्यक्तित्व ही बालकों के भविष्य निर्माण में सहयोग करेगा। उसके बाद बात आती है शिक्षक का धैर्य। अब शिक्षक का धैर्य से बात साथियों में करना चाहूंगा कि शिक्षक का धैर्यशाली होना अति आवश्यक है, क्योंकि कक्षा में जब शिक्षक पढ़ाने जाता है तो बहुत सारे बालकों में हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीके से हम पढ़ाते हैं। तो मान लीजिए ये बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का जो नियम होता है, प्रत्येक सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। तो कक्षा में बैठने वाले छात्रों का जो समूह है, विद्यार्थियों का जो समूह है, उसमें भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो सभी विद्यार्थियों की सीखने का स्तर समान नहीं है। इसलिए जब सभी के सीखने का स्तर समान नहीं है तो वो और उनकी जो एक आयु है, जिस आयु वर्ग से वो आए हैं, वो उनकी खेलने की उम्र है या मतलब शैतानी करने की उम्र है, तो उस वक्त बालक
शैतानी करेंगे तो ऐसी स्थिति में अध्यापक को अधिक क्रोधित भी नहीं होना चाहिए। और यदि किसी छात्र ने कोई उद्दंडता की है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को हमेशा अपने धैर्यशीलता का परिचय देते हुए उस समस्या का मतलब उस समस्या को हल करते हुए उसका कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए, ताकि ऐसा भी नहीं हो कि उसे बालक को बिना किसी समझाए या बिना किसी मतलब उसे उसके व्यवहार में परिवर्तन लाए बिना ही उसे छोड़ जाने देवे या फिर मतलब उसे नजरअंदाज कर लेवे। नजरअंदाज भी नहीं करना है, क्योंकि उसकी उस हरकत से या उस परेशानी से बाकी विद्यार्थियों को, स्वयं शिक्षक को या आने वाले हमारे सभी जो शिक्षक साथी उनको भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए उस विद्यार्थी का कारण पता लगाकर उस हरकतों का करने के पीछे उसका क्या कारण है, उस कारण को पता लगाकर उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए कि वो बालक उद्दंडता क्यों कर रहा है। तो शिक्षक का धैर्यशाली होना अति आवश्यक है। कोई भी निर्णय क्रोधवश आकर या फिर कोई भी निर्णय बड़ी जल्दबाजी में शीघ्रता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई बालक हरकतें करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई अवश्य होगा, तब वो ऐसी बातें करता है। तो शिक्षक को अपने धैर्य का परिचय देना अति आवश्यक है। तो साथियों, आज के लिए मैं सोचता हूँ इतना ही काफ़ी है, और अगले वीडियो व्याख्यान में हम और भी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।